Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. Introduction of Accounting, Class 11th, ICOM का लेक्चर नंबर 1, पार्ट ए, वेरी बेसिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के वेरी बेसिक्स टर्म्स के बारे में। कॉमन टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं उसका पार्ट 1 है ये, और भी कई सारे पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम ऐसे 15 कॉमन टर्म्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, दैट इज द कंसीडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो जब ये लैंग्वेज है ना, इट इज ऑब्वियस कि हर लैंग्वेज का टर्म्स होता है, अपना स्पेशल टर्म्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी, अकाउंटेंसी में भी कुछ स्पेशल टर्म्स है, कुछ स्पेशल वर्ड्स है जो रेगुलरली यूज होते हैं। तो अगर हम उन टर्म्स को सीख जाते हैं तो हमारे लिए अकाउंट सब्जेक्ट इजी हो जाता है। तो आज के सब्जेक्ट में, आज के लेक्चर में हम लोग उन कॉमन टर्म्स को स्टडी करेंगे जो अकाउंटेंसी में कॉमनली यूज्ड होते हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट, जो शायद आप 11th के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग अकाउंट्स को फर्स्ट टाइम, यानी सब्जेक्ट के कोई वास्ता नहीं रहा है 10th तक, डायरेक्टली आपने इसको 11th से ही टेकअप किया है। अब 11th में अचानक से एक नया सब्जेक्ट आ जाए, ये मानो वैसा ही है जैसे आप किसी अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाना पड़े जहां आप किसी को नहीं जानते हो, एक अजनबी के घर में जाना पड़े, और घर से आपके फादर या किसी ने आपको भेजा हो, तो आप जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर आप ऑकवर्ड फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज यू डोंट नो एनीबॉडी देयर, आप वहां कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां रेगुलर जाते रहे, ताल्लुकात हो जाए, लोगों से जान पहचान हो जाए, तो फिर आसान हो जाता है। फिर उसी घर में जाना जहां पहली दफा जाने में हिचकिचा रहे थे, यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम देयर गोइंग देयर। वैसे ही ये सब्जेक्ट भी है। अकाउंटेंसी एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप जैसे जैसे रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे और छोटे छोटे टर्म्स उसको सीखते जाएंगे, याद रखेंगे उन टर्म्स के मीनिंग को, तो आपके लिए ये अकाउंटेंसी वैसे ही हो जाएगा जैसे वो घर जिसमें आप रेगुलर आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आज के जो अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो इसको बिजनेस का लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो उस लैंग्वेज में यूज होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन कॉमन टर्म्स के बारे में। सबसे पहले कॉमन टर्म्स हम बात करेंगे कैपिटल। कैपिटल जिसको हिंदी में पूंजी कहा जाता है। पूंजी नाम से ही आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाए उसको पूंजी कहते हैं। यस, एग्जैक्टली यही बात है। इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जो किसने किया है? ओनर ने, बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं, जिन चीजों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बिजनेस चलाने के लिए, वो उस बिजनेस का कैपिटल है। यानी अगर हम ये कहें कि कैपिटल जो है ये ओनर का अकाउंट है, ओनर्स अकाउंट है, ओनर के इन्वेस्टमेंट को इस अकाउंट में दिखाया जाता है, ओनर ने कितना पैसा लगाया है ये आपको आसानी से इस अकाउंट से पता चल जाएगा। अगर सिंगल पर्सन का बिजनेस है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट से काम चल जाएगा। अगर एक से ज्यादा लोगों ने बिजनेस लगाया, अपने पैसा लगाया, हम मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनके नाम के आगे कैपिटल लगेगा। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल ऐसे लगाएंगे। और अगर सिंगल पर्सन है तो सिर्फ कैपिटल से काम चल जाएगा। सेकेंड टर्म हमारा है डेटर्स एंड थर्ड, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म हमारा है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि हम व्यापार जब करते हैं तो व्यापार में लेन देन होते हैं, गुड्स बेचते हैं, गुड्स खरीदते हैं। तो गुड्स जब हम बेचते हैं, व्हेन वी सोल्ड द गुड्स, जब हम गुड्स बेचते हैं, वी सेल गुड्स, तो गुड्स बेचते हैं तो क्या हमेशा कैश में बेचते हैं? आप कहेंगे नहीं, उधार भी बेचते हैं। एग्जैक्टली, हम गुड्स को कैश में भी बेचते हैं, उधार में भी बेचते हैं। तो जब हम अपने बिजनेस में किसी को हमने अपने बिजनेस से उधार दिया, तो जिस व्यक्ति को हमने गुड्स या पैसे या कुछ भी उधार में दिया जिनसे हमें बाद में वापस लेना है, तो वो हमारे लिए कौन होगा? वो डेटर्स होगा। तो जब वो व्यक्ति जो हमारे बिजनेस का कुछ उधार रख करके है, वो हमारा डेटर्स होता है। अब इसके से ही मिलता जुलता है बिल्स रिसीवेबल। अब जरूरी तो है नहीं कि सारे लोग जो आपसे उधार लेके जाएं उस पर आपको भरोसा ही हो। तो थोड़ा भरोसा गेन करने के लिए आप उससे रिटर्न में ले लेते हैं, उनसे रिटर्न में साइन भी ले लेते हैं कि आप इतनी तारीख को पेमेंट करेंगे। तो वही डेटर जब एक्सेप्ट कर लेता है कि वो पेमेंट करेगा एक फ्यूचर डेट पे, और ये बात वो लिखित दे दे, रिटर्न में दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। यानी बिल्स रिसीवेबल भी एक तरह का डेटर ही है जिसको आप शॉर्ट में रिटर्न डेटर कह सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स कौन हो गया आपके लिए, एक्स आपका डेटर हो गया, आपके बिजनेस के लिए एक्स डेटर हो गया। अगला टर्म है क्रेडिटर्स। अब जिस तरीके से हमने गुड्स उधार बेचा है, तो हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में भी गुड्स कहीं से उधार आता होगा, किसी से हम भी उधार लेते होंगे। तो अब हमारा, हम जिससे उधार लेते हैं वो पर्सन जिससे बिजनेस ने कुछ कुछ उधार लिया है, कुछ अमाउंट या कोई चीजें उधार ली है, तो वो पर्सन हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। अच्छा, बिल्स पेएबल क्या है, सिमिलर पॉइंट है, सारे लोगों को हम पे भरोसा नहीं है। अब जो हमसे चाहते हैं कि हम उधार तो आपको देंगे बट हमको रिटर्न में दीजिए, तो जब क्रेडिटर जिसको हम एक्सेप्टेंस दे दें, यानी जिसको हम रिटर्न में दे दें कि हम फ्यूचर डेट में पेमेंट करेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस वही रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे लिए अब बिल्स पेएबल बन जाता है। तो ये हुआ क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का। अगला टर्म हमारे लिए है एसेट्स। बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड टर्म है। एसेट्स क्या है, कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ वैल्यू हो, मॉनेटरी वैल्यू, यानी एक वैल्यूएशन है जिसको हम मनी में वैल्यू करेंगे, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा चीज जिसको हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको एक पर्सन जिसको ओन करता हो या एक बिजनेस जिसको अपने पास रखे हुए हो, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू हो, बेचने से उसको पैसे रिकवर हो जाए, तो वो चीज उसके लिए एसेट्स होगा। जैसे लैंड आप बेचेंगे तो एसेट्स है, फर्नीचर है बेच दिया पैसा आ गया एसेट है। तो मॉनेटरी वैल्यू है इसका, पर्सन या बिजनेस इसको अपने पास प्रॉपर्टी के तौर पे रखते हैं ताकि बेचने से उनसे पैसा रिकवर करेंगे, एसेट्स है। एसेट्स की भी कई सारे कैटेगरीज है, कुछ कैटेगरीज आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं, जैसे टैंजिबल एसेट्स, वैसे एसेट्स जो दिखाई देते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है, उनको हम टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि लैंड एक एग्जांपल है, बिल्डिंग एक एग्जांपल है, फर्नीचर एक एग्जांपल है। इनटैंजिबल एसेट्स यानी वैसे एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, यानी जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे पेटेंट एक एग्जांपल है, पेटेंट जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। फिक्स्ड एसेट्स फिर एक कैटेगरी है, फिक्स्ड एसेट्स। बहुत आप बिजनेस जब कर रहे हैं तो बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होंगे। मान लीजिए कि आपने बिजनेस शुरू किया, एक रेडीमेड का शोरूम खोला, रेडीमेड क्लोथ का। तो रेडीमेड क्लोथ का शोरूम खोलने के लिए जाहिर सी बात है आपने फर्नीचर बनवाए होंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाए होंगे, और साथ ही साथ क्लोथ यानी स्टॉक लेकर के आए होंगे, गुड्स लेकर के आए होंगे, कपड़े। तो जो क्लोथ है उसको लगाने के लिए जो आपने सेल्फ बनवाया, जो फर्नीचर बनवाया, क्या आप फर्नीचर बेचेंगे? नहीं, आपने फर्नीचर बनाया है रेगुलर यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। तो ये जो फर्नीचर है या वो जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो आपने अपने शॉप पे लगाया है, ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म जिस एसेट्स को हम यूज करें तो वो मेरे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मशीनरी। अच्छा, करंट एसेट्स क्या है, वो ऐसा एसेट जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे रेगुलरली कैश में कन्वर्ट किया जाए, उसको हम कहेंगे करंट एसेट्स। जैसे हमने अभी कपड़े के दुकान का एग्जांपल दिया, तो वो जो कपड़ा है आपके पास स्टॉक, वो क्या है, करंट एसेट्स है आपका, उसको आप बेचेंगे और पैसा रियलाइज कर लेंगे। डेटर जिसको आपने गुड्स उधार बेचा है, उसके पास जो पैसा है आप थोड़े 2-3 साल तक छोड़ देंगे, बल्कि उससे क्विकली रिकवर कर लेंगे, तो वो आपका करंट एसेट्स। अगला टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का हिंदी मीनिंग होता है कर्ज। और जो भी चीज हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस के हिसाब से बात करें, तो जब हम लायबिलिटीज यहाँ पे बात करेंगे तो हम बिजनेस के कर्ज का बात करें। बिजनेस के ऊपर कोई भी कर्ज, उसको आप लायबिलिटीज कह सकते हैं। आपने किसी से उधार लिया है, तो जिससे उधार लिया उसका आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो वो क्रेडिटर्स, वो जो क्रेडिटर्स है वो लायबिलिटीज की कैटेगरी में आ गए। आपने बैंक से कर्जा ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, तो ये भी आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज हो गया, ये भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आ गया। इन शॉर्ट, बिजनेस के ऊपर जो भी कर्ज है वो लायबिलिटीज कहलाता है। एक्सपेंसेस यानी खर्च। हम बहुत सारे फैसिलिटीज यूज करते हैं, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेकर के रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली यूज करते हैं, तो उसके लिए आप पेमेंट भी करते हैं, राइट। तो जो सर्विस आपने इलेक्ट्रिसिटी का लिया उसके लिए आपने पेमेंट किया, तो ये पेमेंट किसी भी सर्विस के लिए, किसी किसी काम के लिए जो आप उसके बदले जो पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, जो रिटर्न नहीं होगा। तो एक्सपेंसेस यानी खर्च। अगला टर्म हमारा है वो है लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान। आप सब समझते होंगे नुकसान का क्या मतलब है। कोई भी चीज बेचा, ज्यादा दाम पे लाया, कम में बेच दिया, तो डिफरेंस अमाउंट लॉस हो गया, चोरी हो गया, गुड्स नुकसान हो गया, लॉस की कैटेगरी में आ गया। अगला टर्म हमारा है इनकम। इनकम का मतलब होता है आमदनी। बिजनेस का जो भी आमदनी हो, आप होटल का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है होटल में जो रूम रेंट रिसीव होगा वो आपका, आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा। फर्दर गेन, गेन का मतलब होता है फायदा। देखिए इनकम और गेन एक जैसा लगता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। गेन रेगुलरली नहीं होता है, इनकम रेगुलर होता है।
अब गेन क्या है, मान लो आपके पास एक एसेट था, एक कार था 1 लाख, 1 लाख के वैल्यू का कार था, आपने उसको 1.5 लाख में बेच दिया, तो यहाँ पे 50,000 का क्या हो गया, यहाँ पे 50,000 का आपको गेन हुआ, फायदा। अगला टर्म है स्टॉक और गुड्स। गुड्स, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं उसको हम कहते हैं गुड्स। एक बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो चीज उसके लिए गुड्स है। कोई एक चीज किसी के लिए गुड्स हो सकता है, किसी के लिए गुड्स नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कपड़े का दुकान है और आपने एक कार खरीदा गुड्स की डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर वो कार आपके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस कपड़े का कर रहे हैं, कपड़ा आपके लिए गुड्स होगा, वो कार गुड्स नहीं है। लेकिन सपोज करो टाटा मोटर्स का अपना एक शोरूम है, वहां पर उन लोगों ने कार खरीदा अपने गोडाउन अपने स्टॉक को भरने के लिए, तो वो कार उनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। क्यों? बिकॉज़ दे आर डीलिंग इन कार्स। तो जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो चीज हमारे लिए गुड्स होता है। और गुड्स का जो हिस्सा एक समय में एक आपके पास पड़ा हुआ हो, आपके गोडाउन में पड़ा हुआ, आपके शोरूम में पड़ा हुआ, आपकी शॉप पे पड़ा हुआ, उसको हम कहते हैं स्टॉक। ड्रॉइंग्स, बिजनेस का मालिक बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाता है क्या? जरूरत पड़ने पे पैसा निकालता भी, जरूरत पड़ने पे अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस से ही पे कर देता है। तो जो भी पर्सनल खर्च है, जो भी अमाउंट बिजनेस के मालिक ने पर्सनल यूज के लिए निकाला, उसको जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उस अकाउंट का नाम है ड्रॉइंग्स। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये दो टर्म से मिलकर बना है, आउटस्टैंडिंग प्लस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यूज, और एक्सपेंस मतलब अभी आप लोगों ने जाना खर्च, वो खर्च जो बाकी रह गया। तो कोई भी खर्च अगर बाकी रह जाए तो उसके आगे आप आउटस्टैंडिंग लगा सकते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आपने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका क्या मतलब है, सैलरी ड्यूज है, सैलरी बाकी रह गया। कोई भी खर्च अगर बाकी रहेगा तो वो कर्ज बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस, सिमिलरली ये दो टर्म से बना हुआ, प्रीपेड प्लस एक्सपेंस। एक्सपेंस जो प्रीपेड है यानी पहले पेड कर दिया, सर्विस अभी बाद में लेना है लेकिन पेमेंट पहले कर दिया। आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो प्रीपेड, कैसे उसको प्रीपेड कहा जाना, बिकॉज रिचार्ज खत्म हो गया तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, नेट नहीं चला सकते, कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको आगे 3 महीने यूज करने के लिए या आगे 1 महीने यूज करने के लिए आपको उसको टैग डलवाना पड़ेगा, चाहे 149 का हो या 199 का हो या 399 का हो। तो वो जो खर्च था आपने एडवांस में पे करा, अभी पे किया 3 महीने तक बेनिफिट ले। बिल्डिंग का रेंट था 3 महीने का रेंट आपने एडवांस में पेड कर दिया, पहले से पेड कर दिया। तो कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में पेड हो जाए, फ्यूचर के लिए पेड हो जाए, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस। फिर एक टर्म है पेटेंट। पेटेंट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, माजा और स्लाइस, ये दोनों मैंगो फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक्स है। जब हम पूछते हैं स्टूडेंट से तो अक्सर लोग कहते हैं कौन सा अच्छा लगता है, तो लोग कहते हैं माजा, मैक्सिमम लोग माजा प्रेफर करते हैं। वैसे तो टेस्ट का बात है, किसी किसी को स्लाइस भी अच्छा लगता हो, बट सपोज ज्यादातर लोगों को माजा पसंद आ रहा है, तो स्लाइस क्यों नहीं, सेल्स भी माजा का ज्यादा होगा, पर स्लाइस क्यों नहीं उस लेवल पे जा पा रहा है? इसका वजह ये है कि जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बना है उसका पेटेंट माजा को मैन्युफैक्चर वर्क करने वाली कंपनी के पास है, ठीक है। तो पेटेंट असल में वो समथिंग यूनिक जो ओनर क्रिएट करते हैं उसको अपने नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं ताकि कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर सके, तो वो पेटेंट है एक तरह का। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। एक ऐसा अधिकार है जो बुद्धि यानी इंटेलेक्ट से क्रिएट किया गया। किसी भी चीज को डेवलप करते हैं लोग कहां से करते हैं, कहां से सोचते हैं, ब्रेन से सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उसको फिर रजिस्टर करा लिया, राइट्स ले लिया, एक अधिकार ले लिया उसका, तो उसमें आईपीआर है, पेटेंट एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और ये एक तरह का एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। लास्ट टर्म आज का है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो अक्सर उनको अपने बैंक से डील करना होता है, और बैंक में अपना एक अकाउंट खोलाना है, इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। बैंक आपको करंट अकाउंट खोल के देते हैं जिसमें आप जितना पैसा जब चाहे रख के जब चाहे निकाल लें। अच्छा, जब आपका क्रेडिट वर्दीनेस बन जाता है यानी बैंक्स आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप अच्छे कस्टमर हैं, बहुत सारे लेन देन कर रहे हैं, और द बैंक स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू, आपको ट्रस्ट करने लगते हैं, तो फिर आपको एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर देते हैं कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट का, यानी जरूरत पड़ने पे आप बैंक से उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में। तो अगर मान लो लेट अस सपोज आपके बैंक में 1 लाख रुपीस है और आपको अचानक से 1.5 लाख का जरूरत पड़ा और बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्सटेंड किया हुआ था 2 लाख तक, तो आप 1.5 लाख रुपए आराम से निकाल सकते, पेमेंट कर सकते हैं। ये जो 50,000 आप एक्स्ट्रा निकालेंगे वो 50,000 आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये था आज का पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट ए, जिसमें हम लोगों ने आज कॉमन 15 टर्म्स को डिस्कस किया। इन टर्म्स को आप अपने दिमाग में रखें क्योंकि आने वाले समय में ये बार बार यूज होगा। स्टॉक,
कैश, क्रेडिट, बैंक, सेल्स, परचेज, स्टॉक, बहुत सारे टर्म्स हैं जो रेगुलरली यूज होंगे। अगर आप इनके मीनिंग समझेंगे ना तो फिर आप वो टर्म सुनते के साथ आपका माइंड में किसी तरह का स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, आप आसानी से उन टर्म्स को समझ जाएंगे कि क्या मीनिंग है, क्या कहा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।